ओके जी, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैं अपना 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा जी, जरा मुझे ये बताएंगे आप कि आप में से चैप्टर आप लोगों ने देखा था, पढ़ा था इसको कि नहीं पढ़ा था? जी फैसल। सर चैप्टर तो रिव्यू नहीं किया, आपने एक चीज शेयर की हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कंसिक्वेंसेस हैं कोविड-19 के सोसाइटी के ऊपर, उसको थोड़ा जी सा वो देखा तो था। मैंने तो शेयर किया था, वो कुछ थोड़ा सा लिखा था मैंने। अच्छा, उसको भी हम अपना करेंगे, लेकिन तब हम करेंगे जब हम थोड़ा सा उसमें मैं आपको सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हवाले से डिटेल में बता दूंगा कि हमने उसको किस तरीके से रिव्यू करना है। अच्छा, ये जो चैप्टर जो है इस वक्त आपको अपना शो हो रहा है जी, स्क्रीनशॉट? जी स्क्रीन शेयर आपकी सर नजर आ रही है। ओके ओके फाइन जी। अच्छा देखें जी, अब इसमें हम इसमें आ जाते हैं जी। अब ये इस वक्त है हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 8, और ये जो प्रिंसिपल नंबर 8 है, इट इज अबाउट द हाउ द इकोनॉमी एज ए होल वर्क्स। अच्छा, शुरू में देखें, जब हमने शुरू में बात की थी मैंने इकोनॉमिक्स के हवाले से, तो मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, और उसमें मेनली जो है वो दो उसकी मेन ब्रांचेस हैं। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इस माइक्रो और मैक्रो के हवाले से जो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि माइक्रो में हम जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं, और मैक्रो में हम बात करते हैं इकोनॉमी एज ए होल की बात करते हैं। जैसे अगर हम माइक्रो की एग्जांपल लें, तो माइक्रो में अगर हम बात करेंगे इनकम से रिलेटेड, तो हम उसमें बात करेंगे इंडिविजुअल की इनकम की, यानी एक आदमी की इनकम की बात करेंगे। और अगर हम मैक्रो पर्सपेक्टिव में चले जाएंगे तो हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, या तमाम जो रेजिडेंट है मुल्क के उनकी इनकम की हम बात करेंगे। सिमिलरली अगर हम मैक्रो में अगर हम बात माइक्रो में बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो हम उसमें लेबर थ्योरी और वैल्यू पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और उस पर हम बात करेंगे एक जो हमारा इंडिविजुअल है, जो उसकी हम अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करेंगे। जबकि मैक्रो पर्सपेक्टिव में हम ओवरऑल जो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी बात करेंगे। सिमिलरली जब हम माइक्रो में हम बात करेंगे प्राइसेस के हवाले से, तो हम प्राइसेस को भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बल्कि इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। तो माइक्रो पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे इंडिविजुअल जो अपना चीजें हैं या गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी प्राइसेस की बात करेंगे। जबकि मैक्रो पर्सपेक्टिव में हम जो है जो जो ओवरऑल जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं, या प्राइसेस जो एग्रीगेट लेवल पर हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के हवाले से। अब लेकिन यहाँ पर वो जो बात कर रहा है, जो एक इम्पोर्टेंट वो बात कर रहा है, वो कहता है कि जो कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक जो चीज डिस्कस होने वाली है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि आप किस तरीके से एक जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, डेफिनेटली जब हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी इनकम क्या है। और इनकम जो है वो जो इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि हमारी जॉब, नेचर ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, क्या हमारी अर्निंग्स है, तो हमारी जो है वो क्या सैलरी है, क्या वेजेस है, उस बेसिस के ऊपर जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन मेंटेन करते हैं और हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक डिस्टिंक्शन करना हो बिटवीन द पुअर एंड द रिच, तो हम ये जो डिस्टिंक्शन है हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम डिफरेंस। और इनकम डिफरेंस की बेसिस पर जो है हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम रेजिडेंस वाइज देखें, तो वो लोग जो एक पोश सोसाइटीज में, अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि वो पोस्ट सोसाइटीज में नहीं रहते। सिमिलरली वो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, एक जो शख्स जो अमेरिका में, जापान में या जर्मनी में रह रहा है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत हाई होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जो कि एक पुअर कंट्रीज के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है या पाकिस्तान है। तो ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज्यादा नहीं हाई। उसकी वजह क्या है? इनकम डिफरेंशियल है, और उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशियल है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। अब ये जो दूसरी स्लाइड, इसके अंदर वो बात हो रही है कि डिटरमिनेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड क्या है? प्रोडक्टिविटी।
क्या है जी प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी बेसिस पर आप कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या होता है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास लेबर। फिर वो कहता है कि जो प्रोडक्टिविटी जो है इट इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स सच एज इक्विपमेंट, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी विच इज अवेलेबल टू द वर्कर्स। अगर फॉर एग्जांपल वर्कर्स जो हैं वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं या उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट नहीं है या उनकी ट्रेनिंग नहीं है या उनके पास स्किल्स नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और उनकी जो इफेक्टिवनेस है या जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा नहीं होगी। और अगर उसके मुकाबले में आपने उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया हुआ है और उनके स्किल्स जो हैं थ्रू ट्रेनिंग से इनहांस किए हुए हैं और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा वो कहते हैं अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि लिविंग स्टैंडर्ड पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। अब आगे अगर हम चले जाएं तो आगे यहाँ पर वो बात कर रहा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, यानी यहाँ पर भी वो मैक्रो पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्रो पर्सपेक्टिव में इसमें बात करने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि आगे हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से मुझे कोई बच्चा हाथ खड़ा करके जरा बता दे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है? सर उसमें ये होता है कि अगर जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो अवेलेबल हो सर्व करने के लिए, बट उस टेरिटरी में या उस स्टेट में अपॉर्चुनिटी ना हो, तो दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक अगर 50% है जो कि सर्व करना चाहते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट या जो सर्विस वहां पे रिक्वायर्ड है जितने लोगों की वो चाहिए 40 के लिए, तो जो 10 है वो अनएम्प्लॉयड है। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप फैसल की जो डेफिनेशन से लगता है कि इट इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। यानी इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो लोग विलिंग हैं काम करने के लिए और दूसरी तरफ विलिंगनेस है उन लोगों की जो कि जॉब देना चाहते हैं। दो फोर्सेस हो गई ना, कि वन इज अ डिमांड साइड एंड सेकंड इज द सप्लाई साइड। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, जो वर्कर्स काम करना चाहते हैं, जो सप्लाई अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं वो ज्यादा है, और उसके मुकाबले में जो डिमांड है यानी जो अपना एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड कम है। तो जितने हायर हो गए वो हो गए, जो बाकी रह गए वो हमारे पास आ गए। क्या आ गया जी? अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अगर अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 टाइप्स की होती है। जनरली जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 है जी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या टाइप है जी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी टाइप है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी है जी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और जो तीसरी टाइप्स है उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 3 टाइप्स हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी जी? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन और एन इंडिविजुअल, a person or an individual who is willing to work and able to work, यानी उसकी विलिंगनेस भी है काम करने के हवाले से और उसके पास स्किल्स भी हैं, उसके पास एजुकेशन भी है, उसकी एबिलिटी भी है, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती। तो ये जो अपना टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, इसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यानी वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है, मार्केट कंडीशंस ही ऐसी हैं कि वो अनएम्प्लॉयड है। यानी क्या हुआ? अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट ही कुड नॉट फाइंड एनी जॉब, सो वी कॉल दिस पर्सन एन अनएम्प्लॉयड, एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवॉलंटरी इन नेचर और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी जो अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है उसको हम कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम देते हैं हम? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली इट इज यानी पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, दे आर एबल टू वर्क, पीपल आर एबल टू वर्क, जॉब्स आर अवेलेबल, बट
people are not willing to work for any reason. वो रीजन अपना नेचर ऑफ जॉब हो सकती है, वो रीजन वेजेस हो सकती हैं, सैलरी हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकती है. तो यानी ये क्या है कि जॉब्स अवेलेबल हैं लेकिन लोग जो हैं वो काम नहीं करना चाह रहे. मे बी उनको कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहे हो या कोई और बेनिफिट्स मिल रहे हो, तो उस वजह से लोग जो हैं वो विलिंग नहीं है. पहली जो इनवॉलेंट्री थी उसके अंदर पीपल आर विलिंग टू वर्क, लेकिन ये जो इनवॉलेंट्री है यहाँ पर पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क. People are able to work, jobs are there, but there is a non-willingness on the part of the workers कह दें या individuals कह दें. तीसरी जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कहते हैं हम? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये जो थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके अंदर क्या होता है? अच्छा, थर्ड टाइप जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर ये होता है कि हम देखते ही हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि हम एक जॉब कर रहे हैं तो जैसे ही हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम फौरन जो है वो जॉब चेंज कर लेते हैं, यानी स्विच कर लेते हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन. अच्छा, होता है क्या है, जब हमने जॉब दूसरी जगह पर लेनी होती है तो डेफिनेटली हमें पिछली जगह पे या तो हमने नोटिस सर्व करना होता है या हमने सैलरी जो है वो डिपॉजिट करानी होती है, और इसी तरीके से हमने नई जगह को ज्वाइन करना होता है. तो समटाइम्स जो है हमें वो एक टाइम पीरियड देते हैं कि आपने इतने पीरियड में ज्वाइन करना है. तो जो टाइम पीरियड है जब हमने एक जॉब को छोड़ा और दूसरी जॉब को ज्वाइन किया, यानी हमने एक जॉब को छोड़ा दूसरी जॉब को ज्वाइन किया, उसके दरमियान में जो पीरियड आया है, यानी उस जो पीरियड में हम अनएम्प्लॉयड रहे हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये वो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की जो कि इकोनॉमी में हर वक्त होती रहती है. अच्छा, आप देखते कि ये तीन टाइप्स की हमने बात की. वन इज द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इज द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी जो मैंने बात की नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो जनरली ये तीन में, जैसे फैसल ने जो अभी डिफाइन किया था, वो एक अच्छी उसने अपना अप्रोच से उस फैसल ने इसको डिफाइन किया था. ये फैसल ने जो इसको डिफाइन किया था, फैसल ने जो डेफिनेशन दी है वो अच्छी उसने डेफिनेशन दी थी. उसने कहा था डिमांड और सप्लाई का गैप है. इस चीज का गैप है, डिमांड और सप्लाई का गैप है. यहाँ से एक सवाल मेरे ज़हन में आता है कि ये डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है. अच्छा, यहाँ पर ना मुझे इकोनॉमिक्स की एक प्रोवर्ब याद आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट ही प्रोवर्ब है. उसमें वो कहता है कि यू कैन मेक अ पैरट एन इकोनॉमिस्ट. आप एक तोते को भी एक इकोनॉमिस्ट बना सकते हैं इफ यू टीच हिम टू से, अगर आप उसको ये सिखा दें क्या, डिमांड एंड सप्लाई. यानी डिमांड और सप्लाई ये दो वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि अगर आप किसी पैरट को भी सिखा देंगे, मियां मिट्ठू को भी सिखा देंगे, तो वो भी इकोनॉमिस्ट बन जाएगा. तो अब ये जो फैसल ने डिफाइन किया था कि जी के मिसमैच है डिमांड और सप्लाई के हवाले से, ये थोड़ा सा बताएंगे कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है. हाथ खड़ा करके 1 मिनट में बता दें मुझे कि डिमांड बेसिकली क्या है. देखें, आपने मुख्तलिफ आप लोगों ने जो बताया है कुछ हद तक तो ठीक है, कुछ हद तक नहीं ठीक. देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड बेसिकली होती है, इट इज अ विलिंगनेस टू परचेज. नंबर 1 क्या है? विलिंगनेस टू परचेज. और दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एबिलिटी टू परचेज. एबिलिटी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर. यानी नंबर 1 हमारे पास आ गया कि विलिंगनेस आ गई, विलिंगनेस टू बाय या विलिंगनेस टू परचेज. और दूसरा हमारे पास एलिमेंट आ गया एबिलिटी टू परचेज या एबिलिटी टू बाय. यानी वी आर विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय अ प्रोडक्ट, अ गुड और सर्विस एट अ पर्टिकुलर प्राइस या एट अ प्रिवेलिंग प्राइस. तीसरा के अंदर एलिमेंट क्या आ गया? प्राइस का, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. और चौथा इसके अंदर एलिमेंट आ गया टाइम का. यानी 4 चीजें जो हैं जब ये कॉन्स्टिट्यूट होती हैं तो डिमांड होती है. ये विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू बाय एट ए प्रिवेलिंग प्राइस लेवल इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. तो समटाइम्स ये 4 चीजें एलिमेंट जो है बड़े ही इसमें इंपॉर्टेंट है डिमांड के हवाले से. सिमिलरली सप्लाई के हवाले से भी विलिंगनेस टू सप्लाई है बाय द सप्लायर, बाय द प्रोड्यूसर, बाय द फर्म. फिर ability to supply है at prevailing prices and in a particular point in time. तो ये 4 चीजें जो हैं, willingness, ability, prices और time, ये डिमांड और सप्लाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
इन सब को हम डायलेट करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे जब हम ये डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में हम जाएंगे। तो अब हम उधर आ जाते हैं वापस, जो हमारी जो स्लाइड है उसमें आ जाते हैं। एक मिनट जी। अच्छा, अब देखें वो अब यहाँ पे वो कहता है कि प्राइसेस जो है, प्राइसेस राइज व्हेन गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी, कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं तब जब गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा नोटों को प्रिंट करती है। अच्छा, अब इसको मैं बड़ा सिंपल सा आपको समझा देता हूँ कि इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई है, यानी जो आपकी परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो उसको हम नाम देते हैं किसका, इन्फ्लेशन का। अच्छा देखें, जब गवर्नमेंट, हम देखते हैं जब हम जो जॉब करने वाले हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, होता यह है कि उनको एनुअल जो है वो इंक्रीमेंट मिलता है। क्या मिलता है उनको, एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है या बोनस मिलता है बाय देयर एम्प्लॉयर। अच्छा, अब ये जो एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो सैलरी के अंदर जो इंक्रीमेंट लगता है या इंक्रीज लगता है, अच्छा वो उससे क्या होता है, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने पे करना है। गवर्नमेंट ने कैसे पे करना है, गवर्नमेंट समटाइम्स क्या करती है, उसकी पेमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो नए नोट जो है वो प्रिंट कर लेती है। अच्छा, जब गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है और लोगों को जो इंक्रीमेंट लगाया है जब उनको पैसे दे देती है, तो होता क्या है कि पीपल हैव मोर मनी विद देम। मतलब क्या होता है कि लोगों के पास जो है वो ज्यादा पैसे आ गए एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ इनकम या प्रीवियस मंथ सैलरी, या जो भी जब उनको इंक्रीमेंट लगा। तो जब पैसे ज्यादा आ गए तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डेफिनेटली वो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो ज्यादा करेगा। क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा, क्योंकि उसके पास पहले अगर उसको 100 रुपया उसके पास इनकम थी, जब इंक्रीमेंट लगा तो 120 रुपये हो गई या 150 हो गया, तो वो 50 रुपये जो एक्स्ट्रा आए हैं उसकी वो मजीद चीजों की डिमांड करेगा। अब उसके मुकाबले में जो सप्लाई है, सप्लाई जो है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। तो जब वो चीजों की डिमांड ज्यादा करेगा और सप्लाई नहीं होगी तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि चीजें कम होंगी, लेने वाले ज्यादा होंगे, तो सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर प्राइसेस को बढ़ा देगा। तो लिहाजा इसका रिजल्ट ये होगा कि जो लॉन्ग रन के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो गई है, लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं और चीजें कम हैं और लोग ज्यादा देने को तैयार हैं, उसके मुकाबले में सप्लाई इसको एक्सप्लॉइट करेगा और वो प्राइसेस बढ़ा देगा। तो इसलिए जो कहते हैं, द फास्टर द गवर्नमेंट क्रिएट्स मनी द ग्रेटर द इन्फ्लेशन रेट, यानी जितना गवर्नमेंट जो है वो अपना मनी प्रिंट करेगी, नोट प्रिंट करेगी, उतना ही जो है वो गवर्नमेंट को, यानी वो इकोनॉमी को इन्फ्लेशन जो है वो फेस करनी पड़ेगी। अब ये जो अगला प्रिंसिपल आ गया, जो प्रिंसिपल नंबर 10 है, अब ये जो प्रिंसिपल 10 है, ये है जी, अब इसको कहते हैं सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन बेसिकली इंक्रीज है किसके अंदर, प्राइसेस के अंदर। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पीपल आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क बट दे कैन नॉट फाइंड जॉब्स। यहाँ पे वो कहता है कि इन द शॉर्ट रन, और जो शॉर्ट रन का पीरियड है उसको वो डिफाइन कर रहे हैं 1 to 2 ईयर से, यानी 1 से 2 साल का जो पीरियड है उसको शॉर्ट रन कह रहे हैं। क्या होता है कि मैनी इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द शॉर्ट रन, मैनी इकोनॉमिक पॉलिसीज पुश इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है। भाई वो किस तरीके से होती है, उसका रीजन ये है कि देखें कि जैसे ही लॉन्ग रन के अंदर हम देखते ये हैं कि मनी सप्लाई के बढ़ने से, यानी मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से क्या हुआ, मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन आ गई है, यानी प्राइसेस बढ़ गई हैं। और जब प्राइसेस बढ़ी हैं तो प्राइसेस बढ़ने से होता क्या है, जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो कहता है कि भाई प्राइसेस बढ़ रही हैं तो डेफिनेटली बड़ा एक इंसेंटिव है, तो लिहाजा क्या किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। तो जाहिर बात है प्राइसेस को मद्देनजर रखते हुए और अपने प्रॉफिट के इंक्रीज के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, किसकी, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेफिनेटली दे विल डिमांड मोर लेबर,
मोर वर्कर्स, तो इस वजह से वो ज्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे। तो इसलिए कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्राइसेस के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये आज का फिलहाल जो टॉपिक था इस हवाले से। तो इस हवाले से कोई सवाल है तो प्लीज, हमारे पास इस सेशन के 2-3 मिनट हैं, आप सवाल कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ अच्छा सर, ये जो आपने अभी ये चीज बताई है कि प्राइसेस बढ़ने से ज्यादा यानी कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन ये हर चीज पे तो अप्लाई नहीं ना होता। जैसे गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं तो वो इंडस्ट्री तो बैठ गई है, तो ये उस पर तो अप्लाई नहीं होगी ये चीज। गाड़ियों की क्या हुआ है जी, सॉरी? गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज की है, जिससे टोयोटा ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। हाँ मेरी बात अच्छा नहीं, मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर आप हमने बात करनी इकोनॉमी के हवाले से, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो हम गाड़ियां की प्रोडक्शन नहीं करते, पहली बात। जी देखें, दूसरी बात, जब भी हम जो ये फिनोमेना है शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन पे अब इसमें हमने देखना है कि नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की भी बात होती है कि किन गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से है। जहाँ पे गाड़ियों की बात है तो गाड़ियां, हर आदमी गाड़ियों की डिमांड नहीं कर रहा होता। ये तो नहीं है कि गाड़ियों की अगर प्राइसेस कम हो गई हैं तो हर आदमी ने गाड़ियों की डिमांड शुरू कर दी है। तो गाड़ियां और जो इस तरह की जब हम बात करते हैं ना प्राइसेस के हवाले से, तो जनरल उन चीजों की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस की बात हो रही होती है जो जनरल आम कंज्यूमर के इस्तेमाल में होती हैं। और ये जो लग्जरी आइटम्स होती हैं या जो कंफर्ट्स होती हैं जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये अभी जो मेरा अगला सेशन आना है उसके अंदर मैंने उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की बात करनी है जो कि एक लेमैन या आम आदमी जो है जिनको यूज करता है। ये और होता ये है कि शॉर्ट रन के अंदर ये लॉ वैलिड होता है। जैसे ही लॉन्ग रन आता है तो प्राइसेस के बढ़, यानी इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। क्योंकि होता ये है कि जैसे ही अगर उनको प्रॉफिट नजर आ रहा होता है कि भाई वो प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं, लेकिन उधर से जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है प्राइसेस भी ज्यादा हो रही होती हैं, तो होता क्या है कि इनकम में फिर इजाफा नहीं होता, मतलब हर साल उतना इंक्रीमेंट नहीं लग रहा होता। तो उस वजह से क्या होता है, लोग चीजें फिर परचेज नहीं करते, लोग ऑल्टरनेट्स की तरफ, सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो फिर लोगों को, अपने वर्कर्स को दोबारा निकालना शुरू कर देते हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो शॉर्ट रन के अंदर तो ये काम करता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये काम नहीं करता। लॉन्ग रन में प्राइसेस के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर काइंडली। ओके जी, मैं थैंक यू। अच्छा जी, इनवॉलंटरी बेसिक, जिस हम जनरली जिस अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, जिसको आप और हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता यह है कि इसमें हम कहते हैं कि लोग जो हैं वो काम करने के लिए विलिंग है, यानी आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और आप है विलिंग है जॉब के लिए, और आपके अंदर वो स्किल्स और वो एबिलिटी भी है काम करने के लिए। लेकिन उधर से क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड नहीं कर रहा, जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, एजुकेशन भी है, आप काम करना भी चाहते हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही। दिस इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। अच्छा जी, अब अभी हम बात कर रहे थे, देखें उसके हवाले से, अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, हमने इन्फ्लेशन के हवाले से बात की। अच्छा देखें, जनरली होता क्या है कि इन्फ्लेशन और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है, जनरली हर लेमैन जो है इस पर बात कर रहा होता है। मतलब आप अपने, मतलब कटिंग करवाने जाएं, आप सब्जी वाले के पास जाएं, आप फ्रूट वाले के पास जाएं, आप जिसके पास भी जाएं, तो वो आपको जरूर इस बारे में कहेगा कि क्या है जी, कि भाई ये जो प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, अब देखें प्राइसेस का जो बढ़ना है, बेसिकली एक प्रिंसिपल जो अभी हमने शुरू में बात की, ये बेस कर रहा होता है डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल के ऊपर। जिस पे बेस करता है, डिमांड और जो सप्लाई का प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये बेस कर रहा होता है। यानी होता क्या है कि मतलब डिमांड होती है लेकिन उसके मुकाबले में जो सप्लाई है वो नहीं होती, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सिमिलरली अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी जो है, इट इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। यानी मोर पीपल आर विलिंग टू वर्क देन द लेस पीपल हु आर ऑफरिंग जॉब्स। यानी काम करने वाले ज्यादा हैं, जॉब्स देने वाले कम हैं। तो ये भी एक किस्म की हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आ जाती है।
अच्छा, अब एक और जो चीज़ मैं अच्छा, एक तो थोड़ा सा मैं पहले एक थोड़ी सी एक और पहले आपसे बात कर लूं। अच्छा, ये जो चैप्टर हमारा जो मैंने आपको करवाया है, चैप्टर 1, ये चैप्टर आप देखेंगे तकरीबन इसमें हमने 10 जो है वो प्रिंसिपल्स की हैं, या आपने जो 10 प्रिंसिपल्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है।